हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आईआईटी भुवनेश्वर ने 2027 के लिए न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी कर दिया है और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया है कि किस तरह से एडमिशन लेने वाले हैं, कट ऑफ कैसे बनेगी और साथ ही साथ एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कितना फीस आपसे ली जाएगी, हॉस्टल फीस, मेस चार्ज, साथ ही साथ एकेडमी का फीस किस तरह से आपसे ली जाएगी, इन सभी के बारे में डिटेल में बात कर चुका है। तो आज के सेशन में हम लोग ऑल अबाउट आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में जानने वाले हैं और कौन से मेजर सब्जेक्ट में कितने सीट है इनके बारे में बच्चे जानकारी दे दी है। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे बच्चे, यहां पे आप देखोगे यहाँ पे ये जो था आपको दिखेगा, यहाँ पे इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन कुछ ये चेंज हुए हैं उनके बारे में बताने वाले हैं आपको। ठीक है, 2026-27 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है रिलीज कर दिया गया आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा। यहाँ पे आप बच्चे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बोला क्या गया है कि 10+2 में आपके अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 60% होने चाहिए आपका, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 60%, ओबीसी से 55%, एसी एसटी अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप हैं तो आपके यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन ऑल 7 सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके एग्जाम में आ चुके हैं कि वो किसी न किसी सब्जेक्ट को छोड़कर आ चुके हैं, ऐसा आपको नहीं करना था। आपके 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए, भले आप एक ही क्वेश्चन क्यों ना अटेम्प्ट किए हो, चाहे आपका निगेटिव मार्किंग क्यों ना हो, आप भले आपका मार्क्स जो मान लीजिए जीटी की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे जीटी में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, भाई आपके भले -1 मार्क्स आ जाए लेकिन आपको अटेम्प्ट करना था बच्चे। ठीक है, तब जाकर आप आईआईटी भुवनेश्वर में एलिजिबल हो। साथ ही साथ यहां पे बात कर चुका है डेट ऑफ बर्थ के बारे में, सॉरी हाँ, यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव बोर्न। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात किया है कि 1 अक्टूबर 2006 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। और वहीं अगर अच्छे आपका कैटेगरी अगर मान लीजिए एसी एसटी से है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपका डीओबी जो होना चाहिए वो बच्चे 1 अक्टूबर 2001 के बाद का होना चाहिए। और ओबीसी वाले बच्चों के लिए बोला गया है कि 2003 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, आप उसके साथ आगे देखोगे बोला गया अगर आपको फिजिक्स मेजर लेना है तो आपके एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स जो बच्चे मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपका फिजिक्स नहीं है तो आप फिजिक्स मेजर नहीं ले सकते हो। और देखो आईआईटी भुवनेश्वर क्या है ना कि अलग अलग मेजर में आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो बच्चे। ठीक है, यहां पे आपको सिर्फ आप सोचो सर, मान लीजिए हमको काउंसलिंग कराना है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मुझे फिजिक्स मेजर लेना है, तो क्या सिर्फ फिजिक्स मेजर मुझे अप्लाई करना चाहिए? नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चारों यानी 4 मेजर आपको मिलते हैं, पीसीएम मिलता है और साथ ही आपको इकोनॉमिक्स मिलता है, तो आप चारों सब्जेक्ट में, चारों मेजर सब्जेक्ट में आपको काउंसलिंग करानी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। मान लीजिए फिजिक्स में कट ऑफ हाई गया, केमिस्ट्री में लो चला गया, तो आपको आईआईटी भुवनेश्वर में केमिस्ट्री मिलने वाली थी, वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जब इनका जो पोर्टल है ओपन होगा काउंसलिंग के लिए, उस टाइम पे आपको अपडेट करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना बच्चे। ठीक है, साथ ही साथ क्या बोला गया है कि आपके यहाँ पे 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है बच्चे वो मैंडेटरी है, ऐसा बोला गया है फिजिक्स मेजर के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे ए स्कोर के बारे में, बात किया कि आपका 10+2 में होना चाहिए, जहां पे हम लोग यहाँ भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अगला है फॉर चूजिंग फिजिक्स एज अ माइनर कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 10+2। अगर आप फिजिक्स माइनर लेते हो तो 10+2 में आपको बच्चे सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे केमिस्ट्री मेजर के लिए, केमिस्ट्री सेम टू सेम वैसे ही है, केमिस्ट्री मेजर के लिए आपका डोमेन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री कंपलसरी है, साथ ही साथ आपका 10+2 में केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करेंगे मैथमेटिक्स मेजर के लिए बच्चे, तो आप देखो मैथमेटिक्स मेजर के लिए बोला क्या गया है कि आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है, या फिर आप मैथमेटिक्स से जगह पर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं। और 10+2 में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है बच्चे। ठीक है, अब यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि एनसीईटी के डोमेन में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो जो बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपके 10+2 में मैथमेटिक्स है, आप बच्चे एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी लिए हो तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है बच्चे। इकोनॉमिक्स मेजर के लिए बोला गया कि आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2 में, साथ ही साथ बच्चे यहां पे इस तरह से आपके स्कोर होने चाहिए। ठीक है, आप डोमेन में इकोनॉमिक्स लिए हैं या नहीं लिए हैं फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डोमेन में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है ना, डोमेन में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, सॉरी मैथमेटिक्स है भी नहीं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको अगर इकोनॉमिक्स मेजर लेना है तो 10+2 में एटलीस्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, बस इसी के बारे में बात करा गया है ना। नेक्स्ट आगे बात करें बच्चे, ये आपका श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। जो बच्चे एनसीईटी 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आईआईटी के लिए ड्रॉप लेना चाहेंगे, एनआईटी के लिए ड्रॉप लेना चाहेंगे, बच्चे आपके लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, जहां पे क्लासेस जो है 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अभी जो है यहाँ पे 500 का बच्चे ऑफर चल रहा है, अगर आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड है आप बच्चे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप बच्चे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चे, ये जो था इनका जो है एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल का फीस कितना लगने वाला है, इन सभी के बारे में डिटेल में इन्होंने बात कर रखा है। अगर बात करें बच्चे टोटल फीस फॉर द
ऑटोमन फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 64,000 आपको यहाँ पे लगभग देने पड़ेंगे, और इसमें आपका हॉस्टल का मेस भी आपको बच्चे इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आपका एकेडमी का फी भी आपका इंक्लूड है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 59,000 आपको लगभग देने पड़ेंगे यहाँ पे पैसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे बोला गया लेस सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर देखो होता क्या है कि जब काउंसलिंग कराओगे ना, तो जब आपको सीट अलॉट करी जाएगी तो सीट अलॉट करते टाइम आपको इतने पेमेंट करने पड़ते हैं फर्स्ट टाइम, तब जाकर आपको कंफर्म माना जाएगा कि हाँ आपने शिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे और भी डिटेल में इन्होंने बात कर रखा है, आप इसको भी देख सकते हो, हॉस्टल फीस S1 बिलो, है ना। और कुल मिलाकर अगर आगे बात करें बच्चे, ठीक है, फाइनली अगर बात करते हैं कितना आपका फीस लगना है, ये देखो आपका अलग अलग फीस है, एलुमनी आपका फी हो गया, हॉस्टल एडमिशन फी आपके इस तरह से हो जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड फी आपका हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर अगर सबको ऐड करें तो कुल मिलाकर आप देखोगे फर्स्ट सेम में विथ हॉस्टल, ध्यान रखिएगा, विथ मेस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने होंगे आप यहाँ पे 64,000 फॉर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर बात करते हैं एसी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो इनको 59,000 देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर बात करें सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट सेमेस्टर, तो इस तरह से आपको फीस देना होगा। ये आपका जनरल वाले बच्चों के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और ये आपके एससी एसटी के लिए है। अगर बात करेंगे बच्चे आपका ऑटोमन सेमेस्टर की बात करते हैं, यानी बच्चे आप देखोगे थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ की बात करें तो इस तरह से आपको यहाँ पे एकेडमी का फीस देना होगा, और इसमें आपका हॉस्टल भी आपका बच्चे इंक्लूड है, आपका मेस चार्ज भी इंक्लूड है, हर चीज आपके यहाँ पे इंक्लूड है, अलग से आपको खाने का खर्च नहीं देने हैं, ठीक है। और ध्यान रखना हॉस्टल सबको मिल जाती है बच्चे। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, इन्होंने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि कौन से मेजर में कितने सीट हैं, कौन से कैटेगरी में कितने सीट हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं फिजिक्स मेजर में तो अनरिजर्व में 4 सीट है, एक सीट जो बच्चे वो किसके लिए है, जो स्टार लगा हुआ है ये बच्चे किसके लिए, पीडब्ल्यू कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, इनके लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, ओबीसी एनसी में 4 सीट है, एससी में 2 सीट है, एसटी में 1 सीट है, टोटल आपका 12 सीट है। वहीं अगर बात करें केमिस्ट्री मेजर में तो आप इस तरह से देख सकते हो, इकोनॉमिक्स मेजर हो गया, मैथमेटिक्स मेजर हो गया। अब देखो यहाँ पे बच्चे आप देखोगे, ठीक है, मैं आपको पर्सनली बच्चे सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप एक मेजर में काउंसलिंग ना कराकर आप क्या करेंगे, चारों मेजर में काउंसलिंग कराएंगे, कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा, जिससे कम कट ऑफ जाएगी हो सकता है आपको वो मिल जाए, है ना, ऐसा यहाँ पे बोला गया बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे आगे बढ़े तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात किया है कि पहले आपको काउंसलिंग के टाइम में आपको यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फी होता है, 500 आपको पेमेंट करना होगा, जो आपका रिफंड नहीं होता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं होता है तो ये रिफंड आपका नहीं होने वाला है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, बेकायदे इन्होंने अच्छे से बता रखा है। पहली बात आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो आपको बच्चे यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका वोटर आईडी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट आपका होना चाहिए, साथ ही साथ एनसीटी जो स्कोर कार्ड आएगा, जो रिजल्ट आएगी वो भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी आप कैटेगरी बच्चे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए बच्चे, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अब आप बनवा सकते हो सर्टिफिकेट अपना, है ना बच्चे। इससे पहले अगर बनवाया है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान रखना। आपको जो सर्टिफिकेट देना होगा कास्ट सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फोटोग्राफ, तो भाई लगेगा, साइज भी दे दिया, सिग्नेचर आपका लगने वाला है। टू बी अपलोडेड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आधार कार्ड आपको अपलोड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको बच्चे यहाँ पे बोला गया 10th के मार्कशीट और 12th के मार्कशीट के बारे में, ठीक है, तो टेंशन इसके बारे में नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखो बेकायदे इन्होंने बता रखा है कि बेस्ड ऑन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द एप्लीकेंट्स कैन सेलेक्ट एज मेनी प्रेफरेंस फॉर द डिसिप्लिनरी मेजर एज डिजायर्ड। Note that the applicant will not be allowed to change preference or the order of preference after submitting the application. Hence, the applicant is strongly advised to select as many measure as possible. ध्यान रखिएगा, और अलग अलग मेजर का आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है बच्चे, ठीक है। तो एक मेजर में देखो, अब इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 मेजर यहाँ पे सिलेक्ट जरूर करना। हो सकता है कि इकोनॉमिक्स का कट ऑफ काफी कम चला गया, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कट ऑफ 320 चला गया, मैथमेटिक्स का 380 है, तो किसी बच्चे का 330 अगर होगा तो भाई आपका इकोनॉमिक्स मेजर में आपका एडमिशन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आपको मौका दी जाती है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले बच्चे यहाँ पे, अब देखो इनका कहना क्या, हम किस तरह से आपका बच्चे यहाँ पे कट ऑफ बनाएंगे, है ना, किस तरह से आपको शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा बच्चे, ठीक है। तो सिनेरियो 1 की बात करते हैं, इनका कहना क्या, अगर एनटीए जो है परसेंटाइल के बेस पे, अगर सॉरी एनटीए जो है रॉय स्कोर के बेस पे, ठीक है, आपको बता चुके रॉय स्कोर क्या होता है, नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, ठीक है। तो सिनेरियो 1 क्या है कि अगर एनसी जो आपका एनटीए है रॉय स्कोर के बेस पे अपना रिजल्ट देता है, तो सिंपल सी बात है, जो आपका रियल में अभी स्कोर आ रहा है उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई टाई अप होता है, किसी बच्चे का मार्क्स सेम हो जाता है, तो जिसका टीचिंग एप्टीट्यूड में हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी बच्चे, ठीक है। और अगर मान लीजिए एनटीए अपना परसेंटाइल स्कोर रिलीज करता है, जो कि नहीं करने वाला, बहुत कम चांस है बच्चे, ठीक है, लास्ट ईयर इन्होंने मिस्टेक करा हुआ था, ठीक है।
तो अब देखो मान लीजिए परसेंटाइल की बेस पे अगर अपना यहाँ पे रिजल्ट जारी करता है, लास्ट ईयर इसी बेस पे एडमिशन हुआ था बच्चे, ठीक है, जो गलत तरीके से एडमिशन हुआ था, मैं बच्चे इसका पर्दाफाश भी किया था हम लोगों ने, और एनटीए ने अपना रिजल्ट भी चेंज किया था बच्चे, है ना। यहाँ पे अगर मान लो अलग अलग सब्जेक्ट का आपको परसेंटाइल शो कर रहा है, तब आपका यहाँ पे ओवरऑल जो आपका परसेंटाइल बनने वाली है, परसेंटाइल डोमेन 1, ठीक है, प्लस परसेंटाइल डोमेन 2 प्लस परसेंटाइल डोमेन 3 प्लस परसेंटाइल इन जीटी प्लस 0.8 इनटू परसेंटाइल इन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ठीक है, प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरह से कट ऑफ बनने वाली है। लेकिन हाई चांसेस बच्चे कि आपका जो है पे एडमिशन होगी इस बार, वो आपके नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे होने वाली है, ठीक है, जो आपका इनफिगर स्कोर शो करता है, इससे पहले आपको वीडियो मिल चुका है, उसी के बेस पे आपका एडमिशन होने वाला बच्चे, है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, सुनो, अब तक जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, हर पल की अपडेट आपको यहां पे दी जाती है, सारे अपडेट सारे इंफॉर्मेशन यहां पे शेयर की जाती है। जो बच्चे अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरे हैं कि आपको कितने स्कोर आ रहे हैं, आप जाइए टेलीग्राम पे, ये लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाकर अपना स्कोर जरूर बता दीजिए कितने आपको मार्क्स आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, है ना, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, ठीक है। जिन बच्चों का किसी कारणवश मार्क्स कम आ चुके हैं बच्चे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, हमारी टीम हमेशा आपके सहयोग में लगी हुई है, बिल्कुल किसी को परेशान नहीं होना है, ठीक है। कम नंबर भी आ रहा है बच्चे तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।